हेलो हाय नमस्कार। मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। और आज हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स 12th क्लास मैथमेटिक्स का न्यू सैंपल पेपर जो एनआईओएस ने लॉन्च किया है अपने वेबसाइट पे। तो उसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है उनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ओनली आंसर दिया हुआ। तो वी विल डिस्कस द ऑल एक्सप्लेनेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चंस। इस पार्ट को मुझे कल ही लाइव में आना था। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 12th मैथ लाइव, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू की वजह से ना मैं कल फिजिक्स में लाइव आ पाया और ना ही मैं मैथ में लाइव आ पाया। और अभी थोड़े दिन में एग्ज़ाम भी है ना। तो जिनका भी अभी 2 तारीख को एग्ज़ाम है तो उनका अक्टूबर लिखा हुआ ना यहाँ पर ऑल्सो यूजफुल फॉर अक्टूबर 2023। तो पुराने जो विद्यार्थी हैं अक्टूबर 23 के, वो भी इस वीडियो को देखेंगे क्योंकि मैथ तो मैथ होता है। चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन को। तो देखिए अगर लिखा हुआ न्यू 12th मैथ सैंपल पेपर, ऐसा कुछ लिखा हुआ है इसमें, जिसमें लिखा हुआ है पहला। देखिए ऐसा इन्होंने दिया है ना कि जैसे पहला क्वेश्चन उसमें 2 पार्ट दे दिया, एक क्वेश्चन और करके दूसरा क्वेश्चन। अब उन दोनों में जो भी आपको आता है कोई एक सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। कोई पॉइंट है ए एंड बी एंड उसका जो दे रखा है कोऑर्डिनेट, एक 4 -1, एक दे रखा है बी का 7 और 2। कि कोई भी कोऑर्डिनेट की आपसे बात की जाए, है ना, किसी भी कोऑर्डिनेट की आपसे बात की जाए या जब आपसे कुछ तरीके से इसको बड़ा कर लेते हैं, इतना तो कर लेते हैं तो दिखाई। अब यहाँ पर अपना हम सोल्व करते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन पार्ट हमारा यहाँ रहेगा। लेट बी सपोज कि हमारा ये 2 पॉइंट ना, ये हमारा 2 पॉइंट है। अब इन दोनों पॉइंट में जब हम आते हैं तो ये अपना पॉइंट ए है और ये अपना पॉइंट बी है। वी हैव 2 पॉइंट्स। इन दोनों पॉइंट्स में देखेंगे तो एक हमें दे रखा है 4 और -1, 4 -1, और दूसरा दे रखा है आपको 7 और 2 दे रखा है, राइट। तो अब यहाँ पर क्या करना है, इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। इस तरह का सवाल है, बहुत ही बेसिक है। यहाँ पर मिड पॉइंट देखिए, जब भी आपको मिड पॉइंट है और इस तरह के सवाल आए तो मैं देखिए टिप्स भी देता रहूंगा, और बाकी डिटेल आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं, लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। बट यहाँ पर जो है मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि जैसे जब भी इस तरह के सवाल आए तो सबसे पहला काम जो आप करोगे वो ये करोगे कि इसमें x1 y1 x2 y2 की पहचान करोगे। अब सर ये तो जानते ही x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2 है, ठीक है, एवरीथिंग ओके। बट उसको रिटेन रहना जरूरी है क्योंकि कई बार माइंड आंखों से धोखा हो जाता है। तो अगर मैं बोल दूं, है ना, मैं ऐसे डायरेक्ट करता हूँ x1 और ये x2, ठीक है ना। कहाँ से ठीक है, ये x1 और ये y1 और ये आपका हो गया x2 और ये हो गया y2, ठीक है। इस तरीके से एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं तो भाई हमें तो सोल्व करना होगा। बट अक्टूबर वालों का भी एग्जाम लेटेस्ट है, इनका लास्ट है। इनको अगर आ गया थ्योरी में लिखने के लिए मतलब स्टेटमेंट तो लाइन बाय लाइन लिखना होगा। बट बाकी अब जितने एग्जाम होंगे आपकी कोई सॉल्यूशन नहीं देखने वाला, डायरेक्ट आंसर पे आपको टिक करना है। तो फटाफट आपको सोल्व करना होगा। लेट मी सपोज हमारा मिड पॉइंट ये P है जिसका कोऑर्डिनेट x और y है। इस तरीके से हम लोग लेट मी मान लेते हैं। अब डायरेक्टली देखिए, अगर हमें x फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये हमें y फाइंड आउट करना है, तो सिंपल तरीका ये होता है, यहाँ पे मैं दोनों ही बता रहा हूँ। जैसे x पता करना है तो इसको लिखो x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, है ना। और अगर y निकालना है तो लिखो y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। कुछ इस तरीके का आप काम कर देंगे। जैसे ही आप ये काम कर देंगे आपका काम हो जाएगा आसान। कैसे काम आसान हो जाएगा इसको हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर काम आसान होने का मतलब है कि यहाँ पर जो है सिंपली आप देखिए x1 जो दे रखा है हमें 4 दे रखा है और x2 जो दे रखा है 7 दे रखा है। डिवाइड बाई 2 करेंगे, हमारा कितना आ गया, 11/2 आ गया। उसी तरीके से अब यहाँ पर देखिए y1 कितना दे रखा है, हमारे पास -1 दे रखा है। और यहाँ देखिए y2 दे रखा है +2। डिवाइड बाई 2 करेंगे, यहाँ पर हमें मिल जाएगा -1/2। नहीं माइनस क्यों, केवल 1/2, क्यों वो बड़ा है। और सो यहाँ पर जो मिड पॉइंट मिल गया वो मिल गया कितना, 11/2 और 1/2। एंड दिस इज द आंसर। तो 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होगा जो इस तरीके से जाएगा। नेक्स्ट इसमें एक और पार्ट करके यहाँ पर दिया हुआ ना, एक और पार्ट करके यहाँ पर दिया हुआ, इसको हम आपको दिखाते हैं इस तरीके। अब इस पार्ट पर भी हम आएंगे, आपको न्यू पेज पे आते हैं, बैकग्राउंड थोड़ा चेंज कर लेते हैं। व्हाइट व्हाइट का रिटर्न जो है बिल्कुल ही वो हो रहा है, काम करते हैं ब्लैक ले लेते हैं, ठीक है। अभी अपना ठीक है, पूरा ही ब्लैक ब्लैक चलेगा। तो अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते लिखा है द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। देखिए 2 पॉइंट आपको दिया है यहाँ पर, इसका स्लोप निकालना है। देखिए स्लोप कैसा भी हो सकता है, स्लोप ऐसे हो सकता है,
ठीक है, जिसमें मान के चलिए एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए आपका दे रखा है कितना, 2 और 3 दे रखा है। उसी तरीके से पॉइंट बी कितना दे रखा है, 6 और -7 दे रखा है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे केस में इसका स्लोप फाइंड आउट करेंगे। तो अगेन मैं बोल रहा हूँ, स्लोप फाइंड आउट करना हो कुछ भी करना, 1/1 x2/2 लिखने की हैबिट रखो, भले छोटा करो पर लिखो। तो ये अपना है x1, ये अपना है y1, ये अपना है x2 और ये अपना है y2, राइट। x1 y1 x2 y2 हमने लिख दिया। नाउ अब हम आगे आएंगे। देखिए जब भी दो पॉइंट दिया जाए जिसके कोऑर्डिनेट हो और उसके स्लोप निकालने की बात आए, तो चाहे फिजिक्स हो मैथमेटिक्स हो, सिंपल फंडा होता है। मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, आपको क्या करना है, स्लोप का हम लोग एम से डिनोट करते हैं, बट डायरेक्टली आप चाहो तो लिख लो, आपकी इच्छा है वो। लेट मी सपोज मैंने इसको लिखा कि स्लोप इज इक्वल टू, ऊपर डेल्टा बाई लेते हैं, नीचे डेल्टा एक्स लेते हैं, मीन्स ये बाई 2 माइनस बाई 1 और ये x2 माइनस एक्स, राइट। तो बाई 2 कितना हो गया हमारा, -7, और बाई 1 कितना हो गया आपका, -3, और डिवाइड बाई, अब देखिए x2 कितना है हमारे पास 6 और x1 कितना है 2, तो -10 और ये 4 कट कर दीजिए, 5 और 2 यानी आ गया -5/, एंड ये हमारा आंसर हो गया, जो कि मैंने यहाँ भी निकाल रखा है, और ये हमारा आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा था कॉपी पेन खोल के रखिए, फटाफट इसको सोल्व करेंगे। ये सारे सवाल, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर करेंगे। यहाँ पे एक और सवाल आपका इंतजार कर रहा है, बहुत ही शानदार सवाल है, जिसमें कह रहा है द, और बड़ा कर देते हैं थोड़ा, और थोड़ा, द इंटरसेप्ट मेड बाय द लाइन, एक लाइन दिया है 3x - 2y + 12 = 0 ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखिए एक लाइन आपको दिया है, और लाइन क्या दिया है, 3x - 2y + 12। ये जैसे भी सवाल आ जाए, अगर आपको सॉल्व करने के लिए आता है कि भाई आप उसको प्रॉपर तरीके से सॉल्यूशन दीजिए, तो आपको आएगा तभी दोगे। और अगर आपको नॉर्मली आता है कि भाई हमें इस तरीके से है कि आप केवल नॉर्मल करो, तो भी आप कर सकते हो, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे द इंटरसेप्ट मेड बाय द लाइन 3x - 2y + 12 इज इक्वल टू 0 ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ध्यान सुनिएगा इसको। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा यहाँ पे कि जब हम बोलते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट, कि किसी भी लाइन के बारे में उसका एक जनरल फॉर्मेट क्या होता है, तो लाइन का जो जनरल फॉर्मेट होता है वो याद रखिएगा, वो होता है बाई इज इक्वल टू mx + c होता है। दिस इज द जनरल फॉर्मेट ऑफ लाइन। अब इसमें क्या है कि जनरली इसमें हम, ये जो एम होता है ये हमारा स्लोप होता है, क्या होता है, ये स्लोप होता है यहाँ पे, राइट। अब आपको क्या दिया है, यहाँ पर इक्वेशन दिया है, क्या दिया है, इक्वेशन दिया है। तो इक्वेशन दिया है, तो उसका फॉर्मेट अगर हम देखेंगे, किसी भी इक्वेशन का फॉर्मेट कैसा जाएगा, तो उसका तो भाई ऐसा जाएगा, ax + b/, इज इक्वल टू c, ये फॉर्मेट जाने वाला है इस तरीके से, ax + b/, + c, ये जाने वाला है। अब इसमें कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आप निकालेंगे, क्या कुछ करेंगे, लेकिन उससे बहुत पहले जरूरी बात होता है इसको सही फॉर्मेट में लाना। अब सही फॉर्मेट में कैसे आएगा, इसको क्या करें कि ये सही फॉर्मेट में आ जाए, अपना काम आसान हो जाए इसका, इसको देखते हैं, यहाँ पर समझते हैं थोड़ा सा। हमें दिया गया 3x - 2y + 12 = 0, क्या दिया गया, 3x - 2y, राइट, + 12 = 0, ये हमें दिया गया है। अब इसको इस तरीके से लिख दो, 3x - 2y = -12। अब इन सब में एक काम करो, इन सब में ना -12 से डिवाइड कर देते हैं हम लोग। अच्छा, इससे फायदा क्या होगा -12 से डिवाइड करने से, देखिए यहाँ पे मैं डायरेक्टली भी बताऊंगा यहाँ पर कि क्या तरीका है, आप इसको डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं या निकाल सकते हैं, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको थोड़ा सा ये आइडिया हो जाए कि कैसे क्या है। अगर आप नहीं डिवाइड करना चाहते हैं, छोड़िए, यहाँ डिवीजन का वो मेथड हटा दीजिए, वो मेथड भी हटा दो। लेकिन अब इतना तो सोचो यहाँ पे कि यहाँ पर ये ए की जगह है, ये बी की जगह है ना, और अब सी की बात आएगी, तो इसलिए मैं इसको उधर भेज रहा था, इसी वजह से उधर हम भेजने की कोशिश कर रहे थे सी को। तो अब एक काम करते हैं, मैं तो थोड़ा सा मिटा देता हूं, और मिटा के काम करते हैं, इसको लिखते हैं इज इक्वल टू -12। अब यहां पर देखो, ये हो गया सी की जगह, आपको ए पता चल गया, आपको बी पता चल गया, आपको सी पता चल गया। अब निकालना क्या है हमें,
हमें निकालना है इंटरसेप्ट निकालना है। तो एक एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट करेगा, एक बाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट करेगा, दो जगह इंटरसेप्ट करता है। कोई भी लाइन नॉर्मली आप ड्रॉ करेंगे इस तरह, ये एक्स एक्सिस, ये बाई एक्सिस, और अगर हमारा ये लाइन है इस तरीके का, हमारा ये लाइन है, देखिए एक यहाँ इंटरसेप्शन हो रहा है और एक यहाँ इंटरसेप्ट कर रहा है, दो जगह कर रहा है यहाँ पर। तो इसको बोलेंगे भी एक एक्सिस पर है, एक है बाई एक्सिस पर, बट कैसा लाइन हमें नहीं पता। ये लाइन ऐसा भी हो सकता है, लाइन नीचे से भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, वी डोंट नो, हमें इस चीज के बारे में नहीं पता यहाँ। तो अब यहाँ पर जो है सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे एक फार्मूला लगाना है। अगर आपको एक्स इंटरसेप्ट चाहिए तो आप सी बाई ए करोगे, और अगर आपको बाई इंटरसेप्ट चाहिए तो आप यहाँ पर क्या करोगे, सी बाई बी करोगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आई होप आपको ध्यान रहे। अगर आपको एक्स इंटरसेप्ट चाहिए तो आप क्या करोगे, देखो वहां पर मैंने लिख रखा है, करोगे सी बाई ए। और अगर आपको बाई इंटरसेप्ट चाहिए तो आपको ये क्या मिल जाएगा, सी बाई बी। ठीक है ना। अभी और क्वेश्चंस में रेडी करूंगा, ये तो बस एनआईएस की तरफ से लॉन्च किया हुआ सैंपल पेपर है, बट मैं अपना खुद कई सैंपल्स बनाऊंगा और उसको सेट करूंगा, और वो मैं अपने कोर्सेस में लॉन्च करूंगा और साथ में लाइव क्लास में भी उसका डील करूंगा मैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर हो गया। अब सीधा आपको क्या करना है, सीधे इसकी फॉर्मूला पुट करना है और आंसर आपके सामने है। ध्यान सुनना, सी की वैल्यू कितनी, -12 लिखो, -12। ए की वैल्यू कितनी, 3, बोलो कितना आ गया, -4 आया, यही है ना, ये मिस्टेक तो नहीं है, एवरीथिंग जी ओके। ठीक, आगे इसका बताओ, बाई इंटरसेप्ट बताओ। बाई इंटरसेप्ट सी कितना, -12, और बी कितना, -2, कट करो कितना आ गया, 6। तो ये जो आपको मिला, ये इंटरसेप्ट मिल गया। हाँ, अगर कोऑर्डिनेट आपसे पूछता, मेरी बात ध्यान सुनना, अगर आपसे कोऑर्डिनेट पूछता तो कोऑर्डिनेट का जवाब हम ऐसे लिखते हैं। लेट बी सपोज अगर हमसे बोलता कि भैया आप कोऑर्डिनेट बताइए, तो कोऑर्डिनेट का जवाब ऐसे लिखते हैं। अगर हमें यहाँ पर एक्स वाले का लिखना है तो यहाँ लिखते हैं -4 और 0, और अगर बाई वाले का लिखना होता तो हम लिखते हैं 0 और 6, ऐसा लिखते हैं। हालांकि -4 इधर नहीं जाएगा, ये एक्चुअली में लाइन जो है ऐसे जाएगा, ये गलत मैंने बनाया है ये लाइन, क्योंकि तो प्लस वाला एक्स होता है ना, इधर ना जाके इधर से जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए यहाँ मेथड 2 भी यहाँ पर दिया है, जैसे मेथड 2 में लिखा है कि आप सिंपल, अगर आपको फार्मूला नहीं लगाना है, आपको लगता है कि यार ये फार्मूला हमें नहीं लगाना है, ये फार्मूला हम भूल गए, तो सिंपल तरीका आपका बताने का है, जो इक्वेशन देगा, ध्यान से सुनो, यहाँ पर देखो कितना आसान है। जो भी आपको इक्वेशन दिया, जैसे इक्वेशन यहाँ पर दिया हुआ है, इस इक्वेशन में क्या करना है आपको कि x की वैल्यू 0 कर देना है। जैसे ही x की वैल्यू 0 कर देंगे, जो बाई का आंसर आएगा वो बाई इंटरसेप्ट दे देगा। सेम यहाँ पर देखिए, अगर इसी इक्वेशन में अगर बाई को 0 कर दूंगा, जो x आएगा वो x इंटरसेप्ट, तो डायरेक्टली भी आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर ये हमारा इसी का एक पार्ट है, सेकंड का ही दूसरा पार्ट है यहाँ पर, जिसमें दिया हुआ है यहाँ पे द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू। अब आपको दो पॉइंट दिया गया, दो कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया गया है, और बोला गया है कि यहां पर आपको लिखना है इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन का इक्वेशन आपको बताना है। तो जब भी इस तरह के सवाल आए, जब आपको दो पॉइंट गिवन हो, 2 पॉइंट्स गिवन हो, मेरी बात ध्यान सुनना, वहां पर 2 पॉइंट आपको दिया जाए और आपसे क्या पूछा जाए, 2 पॉइंट दे दिया जी और बोला कि इसका बताइए इक्वेशन ऑफ लाइन, क्या बताइए, इक्वेशन ऑफ लाइन बताइए। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे, एक कॉन्सेप्ट लगाओगे, मेरा बात ध्यान सुनो, एक कॉन्सेप्ट लगाओगे ऐसी सिचुएशन में, और वो कॉन्सेप्ट यहां पर मैं लिखने वाला हूं। चाहो तो आप भी अपने कॉपी पेन में लिख लो इसको, और कॉन्सेप्ट यहां पर कैसे लगेगा उसको हम आपको बताते हैं। 2 पॉइंट, कोई भी लाइन जब कहीं से भी गुजरती है तो उस पर बहुत सारे पॉइंट होते हैं, 2 पॉइंट हो, 3 पॉइंट हो, 4 पॉइंट हो, डजेंट मैटर। आपके सिलेबस में 1 पॉइंट के थ्रू गया हुआ और 2 पॉइंट के थ्रू, ऐसे हमें दिया जाता है। जब आपको 2 पॉइंट का दिया जाए, तो अभी इससे पहले आपने देखा कि कैसे 2 पॉइंट अगर हमें दिया है तो उसका स्लोप निकाल सकते हैं, डेल्टा बाई और डेल्टा एक्स करके। अब यहां पर जो एक फॉर्मेट हमारा तैयार होता है इक्वेशन का, अगर आप इक्वेशन का फॉर्मेट देखते हैं तो फॉर्मेट हमारा होता है बाई माइनस बाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स। अब ये जो फॉर्मेट आपको दिख रहा है ना,
ध्यान सुनो, ये जो फॉर्मेट आपको दिख रहा है ये फॉर्मेट सिंगल पॉइंट के लिए है, ये फॉर्मेट सिंगल पॉइंट के लिए। तो आप फंसोगे सर, फिर तो सवाल बेवकूफ है, बेकार में 2 पॉइंट दे दिया। कोई भी चीज बेकार में नहीं होती। अब ये जो 2 पॉइंट दिया है ना, वो पता क्यों दिया है? देखो, आपकी इच्छा है कि आप किसी भी पॉइंट से इक्वेशन निकाल देना बाद में, लेकिन एक बात बताइए, ये एम कहां से निकालोगे? कहां से निकालोगे इसको? जब ये 2 पॉइंट देगा ही नहीं तो एम कहां से निकालोगे? और जब तक स्लोप नहीं पता होगा तब तक इस फॉर्मेट में कैसे रखोगे? क्योंकि देखो, ये वाला जो दिख रहा है बाई, ये बाई ही रहेगा क्योंकि ये जनरल है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है ना। ये जो आपको एक्स दिख रहा है ये एक्स ही रहेगा क्योंकि ये भी जनरल है। अब यहाँ जो वैल्यू पुट करने वाली बात आएगी, देखिए, एक तो इसकी वैल्यू जाएगी, इसकी वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, इसकी वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, और इसकी वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। तो यहाँ जो आपको x1 या y1 आपको दिख रहा है ना, इसमें से हम कोई भी, या तो इस पॉइंट को ले लेंगे 3 और 7, या तो इस पॉइंट को ले लेंगे -2 5, चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन पहले इनका स्लोप निकालते हैं। देखिए, सबसे पहले लेगा, सबसे पहले m फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ पर m फाइंड किया है y2 - y1 x2 - x1 करके, और ये कितना मिल गया? ये मिल गया आपका 2/5। अब 2/5 मिल गया जी, वैल्यू पुट कीजिए किस वाले में? इस वाले में, और आपको आंसर तक आप आराम से पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ रहे हैं आप? तो यही पूरा फॉर्मेट है अपना, ये पूरा फॉर्मेट है जो हम आपको बता रहे हैं कि भाई इस तरीके से जाएंगे तो ऐसा निकलेगा। देखिए, वैल्यू खाली पुट करना है, बाई माइनस बाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन, तो ये अपना पुट किया, बाई को बाई रहने दिया, एक्स को एक्स रहने दिया, और अपना काम ये पूरा बिंदास तरीके से हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा है सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल के बारे में आपसे पूछ रहा है ये। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि भाई हमें पता करना है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। हमें एक सर्कल का एक इक्वेशन दिया गया है और उसमें हमें बताना है कि उसका सेंटर और रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए, कोई भी सर्कल का इक्वेशन अगर आपको दिया जाए और उसमें अगर आपको पता करना हो कि उसका सेंटर क्या होगा, उसका रेडियस क्या होगा, तो अभी एक कॉन्सेप्ट हम आपको सिखाने वाले हैं, उस कॉन्सेप्ट को आप नोट कर लीजिए। वो आपको इस तरह के क्वेश्चंस में इजी रहेगा सॉल्व करना। देखिए, मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ कि कैसे होगा, यहाँ पर समझिएगा इसको। तो ऐसा है कि हम अगर कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें, अगर ये हमारा सर्कल है और इस सर्कल में ये हमारा सेंटर है और ये हमारा रेडियस है, आप ध्यान से अगर सोचेंगे तो जो सेंटर होता है ना अपना, उसका एक कोऑर्डिनेट होगा, लेट मी सपोज एक्स होगा, वाई होगा, इस तरह का कोऑर्डिनेट होगा सेंटर का, राइट। और दूसरी बात ये कि जो अपना रेडियस होने वाला है, जो भी रेडियस आर मानते हो, कैपिटल आर मानते हो, जो भी मानते हो, जो रेडियस हमारा होने वाला है ये स्मॉल आर मानते हैं, लेट मी सपोज कि भाई हम इसको ना स्मॉल आर मान लेते हैं जी। तो भाई ये दोनों ही केसेस में ये डिस्टेंस के अकॉर्डिंग निकलेगा। उससे पहले बहुत ही जरूरी चीज होता है कि आप ये देखो कि जो इक्वेशन दिया है सर्कल का वो क्या दिया हुआ है, राइट। तो जो इक्वेशन दिया है, सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं कि भाई हमारे पास ना ये इक्वेशन दिया है। देखो, मैं इक्वेशन आपके सामने लिखता हूं। इक्वेशन दिया है 4x² + 4y² - 2x + 3y - 6 = 0। ये हमारा इक्वेशन दिया है। हमें ये समझना है सबसे, व्हाट इज द जनरल फॉर्म, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल का जो जनरल इक्वेशन होता है वो ये है जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये लिखा हुआ x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ। अब हम देखेंगे, को रिलेट करेंगे कि जो हमारा ये जनरल इक्वेशन होता है, इज इट मैच्ड विथ आवर इक्वेशन। तो दिख रहा है x² भी है, y² भी है, हमें दिख रहा है x भी है जो कि मैच कर रहा है, हमें दिख रहा है y भी है जो कि मैच कर रहा है। एवरीथिंग इज ओके, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। c भी दिख रहा है। अब इस चीज को सबसे पहले हमें क्या करना होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर 4 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है, लेकिन हमारा जनरल फॉर्मेट कहता है कि आप x² और y² के फॉर्म में लिखोगे। तो सबसे पहले हम ये काम करते हैं, इन सब में 4 से डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं। जीरो में करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी आपके उसके लिए कर देता हूँ। तो अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो ये कट गया, ये कट गया, तो क्या मिल गया, x² + y², ये 2 और ये 1 1/2x + 3/4y
ये कट गया 3 और 2 और ये हो गया -3/2 इज इक्वल टू 0। ये हमें एक फॉर्मेट मिल गया, ये हमें एक सिस्टम मिल गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहां पर हम देखेंगे तो हमें ये दिखेगा यहाँ पे कि इस फॉर्मेट में जब हम आते हैं ना, जब हम इस फॉर्मेट में आते हैं तो यहाँ पर हम ये देखेंगे, नोट करेंगे कि क्या क्या चीजें हमें चाहिए। तो सबसे पहले एक चीज हमें समझ में आ गई कि अगर आपको सेंटर चाहिए तो डायरेक्टली आप सेंटर का लिखोगे -g और -f। इस इक्वेशन में g पता कर लो कौन सा है, f पता कर लो कौन सा है, डायरेक्टली आप पता चल जाएगा। बट अगर आप पूरा सोचेंगे तो ये जो लिखा हुआ ये लिखा हुआ किसके बराबर है, 2gx के बराबर। किसके बराबर है, 2gx के बराबर है। और ये जो लिखा हुआ है ये किसके बराबर है, तो ये जो हमारा बराबर है वो 2f/y के बराबर है, 2f/y के बराबर है। और अगर आपको रेडियस चाहिए तो रेडियस के लिए होता है r इज इक्वल टू √g² प्लस f² माइनस c। तो c का भी रिक्वायरमेंट है, यानी कि यहाँ ये जो आपको दिख रहा है माइनस के साथ में ये दिख रहा है, ये आपका c हो गया। तो आपने फाइंड आउट कर लिया कि ये हमारा जाएगा और इसमें ये चीजें हैं, ठीक है ना। तो इसमें सिंपल सी बात है, इस पूरे को 2gx के बराबर कर दो, इस पूरे को 2f/y के बराबर कर दो और इसको डायरेक्टली c इज इक्वल टू -3/2 कर दो, काम आपका आसान हो जाएगा। तो हम क्या करने वाले हैं, इसको सॉल्यूशन पार्ट में हम ये करेंगे, मैं यहाँ पर आपके लिए ऊपर कर देता हूँ, यहाँ पे साइड में एक ये ले लेता हूँ, ग्रीन कलर लेता हूँ, यहाँ पर कर देता हूँ। देखिए अगर मैं देखिए यहाँ लिखा हुआ है -1/2 x इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ कर दूं 2gx तो x से x कट गया, राइट, और ये नीचे आ गया 2, तो g की जो वैल्यू आ गई -1/4। दिस इज द वैल्यू ऑफ g हमारे सामने आ चुका है। सेम अगर हम अगला यहाँ पर लगाएं इस तरीके से कि इस वाले 3/4 को 2f/y के बराबर कर देते हैं, 3/4 को 2f/y के बराबर करते हैं, 22 से 22 कट गया, ये 2 नीचे आ जाएगा तो कितना आ गया 3/8। तो यहाँ पर जो हमें f मिल गया, मैं यहीं पर लिख देता हूँ, f इज इक्वल टू आ गया 3/8। तो हमें f मिल चुका है, हमें c मिल चुका है, इन सब को यहाँ पर हम लिख देंगे। देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन पार्ट है, पूरा सोल्व किया है मैंने, सब मिल गया, c मिल गया, सेंटर का फॉर्मूला डायरेक्ट है 1/4 -3/8, सीधा आ गया आपका, ये सीधे फॉर्मेट में चला जाएगा, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। और दूसरी बात ये कि अगर आप ना r निकालोगे तो g² प्लस f² माइनस c कर दोगे। g की वैल्यू पता है आपको, पता है, f की वैल्यू पता है आपको, पता है, c की वैल्यू पता है, पुट कीजिए आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसके सेकंड पार्ट में आते हैं, जो लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इस वाले क्वेश्चन में लिखा है द इक्वेशन ऑफ सर्कल उस सेंटर इज इतना एंड रेडियस जितना। अब क्या कर दिया, इससे पहले क्या किया था, इक्वेशन दिया था और उसके बाद रेडियस और सेंटर फाइंड आउट करना था। अब इसने क्या कर दिया कि आपको ना क्या दे दिया, आपको दे दिया सेंटर और आपको दे दिया रेडियस, और अब आपको बोलता है कि जी इसको फाइंड आउट कीजिए, इसका इक्वेशन क्या होगा। कुछ इस तरह के सवाल आपसे पूछ रहा है यहाँ पे। तो नॉर्मल आप क्या करोगे, ये सर्किल हमने ड्रॉ किया, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको, देखिए ये सर्किल हमने ड्रॉ किया, चूंकि कॉन्सेप्ट बताया हुआ है तो आराम से हम यहाँ डील कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है आपको कि अगर इस तरह की चीजें आए जिसमें आपसे पूछा जाए कि इक्वेशन क्या होगा, जिसमें आपको सेंटर दे रखा है, जिसमें आपको रेडियस दे रखा है, तो सेंटर का जो कोऑर्डिनेट हम लेने वाले हैं वो एक्स वाई की जगह हम यहाँ लेने वाले हैं ए और बी। क्या लेने वाले हैं, ए और बी, एक्स की जगह ए, वाई की जगह बी। और ये फॉर्मेट बन के तैयार हो गया, एक्स माइनस ए का स्क्वायर, यहाँ पे देखिए ठीक है, ये फॉर्मेट बन के तैयार हो गया हमारा। ध्यान से देखिए, दिस इज द फॉर्मेट जिसमें लिखा हुआ है एक्स माइनस ए का स्क्वायर बाई माइनस बी का स्क्वायर आर स्क्वायर। अब इसको खाली खाली पुट कर देना है, कितना आसान आसान है ना, फॉर्मूला याद रखिए, डायरेक्टली पुट कीजिए आंसर आ गया। आर की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, बी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ए की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, आंसर आपके सामने आ गया, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं। अगला सवाल यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, अगला सवाल यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, लिखा हुआ है द एंगल बिटवीन द लाइन्स। क्या लिखा हुआ है, द एंगल्स बिटवीन द लाइन्स। अब देखिए दो लाइन आपको जिक्र किया है, इस तरह से देखिए, एक लाइन आपको दे रहा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, दूसरा दे रहा है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अब दो लाइन दिया वो ऐसे जाएगा, ऐसे कट होगा, भाई कैसे कट होगा वी डोंट नो, हमें नहीं पता, बट इसका एंगल हमें फाइंड आउट करना है। कुछ इस तरीके का, अगर देखिए अगर यहाँ पर हम इसको समझने की कोशिश करें, इस तरह का इस फॉर्मेट को देखें यहाँ पे, तो हमें एक चीज समझ में आएगी यहाँ पे, देखिए
हमें एक चीज समझ में आ गई कि किस तरीके से दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। देखिए एक लाइन मान के चलिए ये हो गया, लेट मी सपोज ये आपका L1 हो गया, और दूसरा लाइन मान लेते हैं ये है आपका, ये आपका लेट मी सपोज L2 हो गया। तो L1 L2 हो गया, इनके बीच में ये एंगल है, ये आपको पता करना है, कैसे एंगल आप फाइंड आउट करोगे। अब इसके लिए जो आपको दिया है, जैसे आपको एक इक्वेशन इसका दे दिया कि ये इक्वेशन लेट मी सपोज किसी का ये दे दिया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, और मान के चलिए इसका दे दिया आपको 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7 तरीके से दे दिया। इसको देखिए कैसे हम करेंगे, तो आइए हम आपको बताते हैं कि इसका जाएगा कैसे। समझिए इसको ध्यान से। सबसे पहला काम जो करेंगे यहाँ पे कि हम इन दोनों का इस फॉर्मेट को लिखेंगे, जो फॉर्मेट आपको दिख रहा है। क्या दिख रहा है? y1 इज इक्वल टू m1x प्लस c1 एंड y2 इज इक्वल टू m2x2 प्लस c2। रीजन क्या है ना कि किसी भी लाइन का एक जनरल फॉर्म होता है, और ये जनरल फॉर्म यही है जो आप देख रहे हैं। ध्यान सुनिए, एकदम हाइब्रिड आपको एकदम रख लेना है एकदम से। लाइन जब भी आए तो जी एक होगा y इज इक्वल टू mx प्लस c का फॉर्मेट है, x1 के लिए x1 यूज करेंगे, y1 के लिए y1 यूज करेंगे, x1 y1 x2 y2 सेम चीज आपने लिख दिया यहाँ पे। चलिए अच्छी बात है। उसके बाद पता क्या करना है, यहाँ पे डायरेक्टली tan थीटा का ये फॉर्मूला होता है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ tan थीटा, ऐसा निकालते हैं। लिखा है tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। सो नाउ क्वेश्चन इज m1 क्या है, m2 क्या है? तो m1 आपका पहले वाले लाइन का स्लोप है, ये देखिए ये पहले वाले लाइन का स्लोप है, और m2 जो है वो दूसरे वाले लाइन का स्लोप है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो दोनों इक्वेशन को हम इस फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अब इक्वेशन देखिए यहाँ पर हम लिखने की कोशिश करते हैं। ये इक्वेशन लिखा हुआ है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, ऐसा इक्वेशन हमारा लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, 3y इधर ले आएंगे और बाकी चीज को उधर भेज देंगे, फिर इस 3 को भी भेज देंगे, तो पूरा का पूरा हमने कोरिलेट कर दिया y इज इक्वल टू mx प्लस c जैसा। तो mx, तो x को छोड़ दिया जाए तो माइनस 2/3 आपका m1 मिल गया, ठीक है ना। अब उसी तरीके से यहां पर हम करेंगे, ये हमारा दूसरा इक्वेशन है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। हमने 2y इधर रखा 3x माइनस 7 रखा, सो हमने 2 को भी भेज दिया। सो नाउ बन गया y इज इक्वल टू 3/2x माइनस 7/2। अगेन एक फॉर्म हमारा तैयार हो गया, y इज इक्वल टू mx प्लस c, राइट। तो अब c का रिक्वायरमेंट है नहीं हमारे पास, खाली m का है, x के साथ में जो भी है वो m2 हो गया। हमने यहाँ m2 लिख दिया, m1 लिख दिया, बाकी जो है एक नॉर्मल सा फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले को पुट किया, पता चला कि इसके डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, मतलब इन्फिनाइट। और आप अच्छे से जानते हैं कि tan थीटा अगर इन्फिनाइट आ रहा है तो थीटा की वैल्यू π/2 होगा। tan 90 डिग्री पे ये वैल्यू देता है। सॉल्व हो गया हमारा ये सवाल, ठीक है ना। उसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं। यहाँ पर बहुत इजी जी सवाल बता रहा हूँ। यहाँ पे अगला सवाल यहाँ थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, पूरा ही बड़ा कर देते हैं। देखिए ये सवाल देखिए जरा ध्यान से, लिखा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल व्हिच वर्टिसेज आर। देखिए आपको x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 दे दिया है। सेंट्रॉइड होता क्या, सबसे पहले ये समझते हैं। यहाँ पर इस सर्कल को ध्यान से देखिए, इस सर्कल में आपको a b c दिया है, जिसमें x1 y1 x2 y2 x3 y3 दिया हुआ है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द सेंट्रॉइड, तो जितने भी आपको यहाँ पर दिख रहा है ना साइड्स, उन सब का मिड पॉइंट लीजिए और सामने वाले वर्टिसेस से मिलाइए। इसका मिड पॉइंट लीजिए, सामने वाले वर्टिस से मिलाइए, वर्टेक्स से मिलाइए। तो इस तरीके से बीच में एक पॉइंट इंटरसेक्ट करके बनेगा, जिसको हम लोग कैपिटल G से डिनोट करते हैं, एंड दिस इज नोन एज सेंट्रॉइड ऑफ द सर्कल। इसका जो फॉर्मूला होता है सिंपल सा, वो ये फॉर्मूला होता है कि अगर सेंट्रॉइड आपको पता करना है तो इसका होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, और ये होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3, और आंसर आपके पास आ जाएगा। हालांकि ये जनरल फॉर्म था, कुछ था नहीं यहाँ पे। नाउ द क्वेश्चन इज हियर, ये हमारा एक सवाल है जो मैट्रिक्स से सवाल पूछा है, जिसमें a इज इक्वल टू दिया है 1 0 और ये दिया है 0 0। देन सॉरी यहाँ एंड होगा, यहाँ पर b इज इक्वल टू 0 0 और ये 0 1 दिया है। तो देन द वैल्यू ऑफ ए बी, तो हम देखेंगे कैसे दो मैट्रिसेज को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, हाउ टू मल्टीप्लाई। मैंने इस पे वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ और फ्री दे चुका हूँ यूट्यूब पर, इस चीज को लेकर मैट्रिसेज के ऊपर आप देख सकते हैं उसको। तो इसमें देखिए कैसे हम लोग करते हैं। मैट्रिसेज में क्या होता है कि भाई एक तो आपका रो हो गया, इस तरीके को रो कहते हैं, और इसको कॉलम कहते हैं। मैं इसको यहाँ पर आपको समझा के बताता हूँ कि क्या मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। फटाफट करेंगे, कुछ सवाल ऐसे हैं जो आसान है, जो डायरेक्टली किया जा सकता है। तो देखिए इस वाले में क्या है, ये अपना रो हो गया फर्स्ट रो, ये हो गया फर्स्ट रो। तो पहले वाले मैट्रिक्स का रो ध्यान देंगे, क्या करेंगे, पहले वाले मैट्रिक्स के रोज पे ध्यान देंगे, और दूसरे वाले मैट्रिक्स जो आपको दिख रहा है यहाँ पर उसको कॉलम पर ध्यान देंगे। क्या करेंगे, कॉलम। ये सभी लोग ध्यान देंगे इस चीज पे, कॉलम पे ध्यान देंगे। तो कैसे मल्टीप्लीकेशन जाता है इसको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं थोड़ा सा आपका।
अब देखिए सिस्टम क्या होता है कि जैसे अब ये वाला आपको रो दिख रहा है, इस रो का इस कॉलम के साथ, इस रो का इस कॉलम के साथ, तो 1 का मल्टीप्लीकेशन 5 के साथ होगा। देखिए कर दिया, 1 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 का मल्टीप्लाई 8 के साथ होगा, 2 मल्टीप्लाई 8। ये यहां पर हम रख देंगे क्योंकि हमारा टारगेट पता क्या है, हमारा टारगेट ये है कि जो हमारा आउटपुट आना चाहिए, जो रिजल्ट आना चाहिए, वो इसके जैसा होना चाहिए, सेकंड वाले के जैसा होना चाहिए, ना कि इसके जैसा हमारे होना चाहिए। वी विल फोकस ऑन इसका, क्योंकि इसमें क्या है, कॉलम ज्यादा है, इसमें कॉलम ज्यादा, रो तो दोनों में सेम है पर कॉलम ज्यादा, हम इस पे फोकस करेंगे कि ऐसा ही बनता है ये दूसरे वाले की तरह। उसी तरीके से अब देखिए यहाँ पर 3 कॉलम है, तो अब दूसरी बार ये वाला दूसरे कॉलम के साथ करेंगे, सेम रिपीट करेंगे। देखिए ये 1, यानी कि 1 को इन दोनों से करेंगे ना 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 मल्टीप्लाई 6 प्लस इस 2 को फिर 9 से मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाई 9। अब ये हो गया। अब देखिए ये तीसरे वाले के साथ जाएगा, यहाँ पे अगेन इस 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस इस 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जो काम हमने ऊपर वाले के साथ किया सेम नीचे वाले के साथ करेंगे और हम यहाँ आंसर तक पहुंच जाएंगे। जिनको नहीं भी आता है वो भी सीख गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, राइट। लिखा हुआ है पहले वाले का रो दूसरे वाले कॉलम, इस तरीके का। ये सारे पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए यहाँ पर दूसरा पोर्शन भी पूछा है, यहाँ पे एक मैट्रिक्स यहाँ पर दिया इस तरीके का, हालांकि डिटरमिनेंट है ये, ए दिया है 1a और ये 0 1, देन a की पावर n क्या होगा। इस सवाल को जब मैं सोल्व कर रहा था तो थोड़ा सा दिमाग इसने घुमा दिया, बाकी ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे। देखिए मैं बताता हूँ, जब किसी भी कॉन्सेप्ट सीखिए, यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आप इस तरह के सवाल को यूं चुटकी में सोल्व कर देंगे। तो बेसिकली हमारा फोकस जो है कॉन्सेप्ट के ऊपर। देखिए समझिए इसको, फटाफट सोल्व कर रहे हैं इसको, जल्दी से पूरा करेंगे वरना ये बहुत लंबा खींच जाएगा, बेवजह वीडियो का लेंथ भी चला जाएगा जिसका कोई मतलब नहीं बनता है। देखिए जैसे ये दे रखा है कॉन्सेप्ट, ये कहता है कि मान के चलिए इस तरीके का ये अपना कोई डिटरमिनेंट है जिसकी पावर n है, तो इसको आप बाहर पावर कर सकते हैं, इस डिटरमिनेंट के पावर n बाहर कर सकते हैं। तो बाहर करने का मतलब मान के लिए a का स्क्वायर, तो a इंटू ए होता है ना, a का क्यूब a इंटू ए होता है। लेट मी सपोज अगर ये पावर n है, एक बार लिखा हमने, ये देखिए दूसरी बार लिखा, ये तीसरी बार लिखा है, सो ऑन कंटिन्यू ये चलता जाएगा, जितनी बार चाहे मल्टीप्लाई कर लो। तो अगर हमारे पास ये वाला एक मैट्रिक्स, ये डिटरमिनेंट दिया मैट्रिक्स के फॉर्म में जिसमें दिया 1a और 0 1, राइट। अब इसको हम करेंगे अगर a स्क्वायर, तो इसको 2 बार रिपीट करेंगे, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, सेम चीज को रिपीट करेंगे। अब अभी हमने आपको सिखाया है, अभी सिखाया है कि कैसे दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं। अभी सिखाया ना मैं आपको, कैसे सिखाया हमने आपको कि भाई इसका रो लीजिए और इसका कॉलम देखिए, इस तरीके से हमने सीखा। एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, सेम केस, ये इसका लेंगे एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, और इस तरीके से ये बनके तैयार हो गया। अब जब ये हमारे पास आ गया तो हमें एक बात समझ में आई कि यार यहाँ पर हम पावर 2 लिए थे और ये इसमें सब सेम है, खाली यहाँ पर 2 आ गया, बाकी देखिए सब सेम है। वैसे ही 3 के साथ करेंगे तो खाली लगेगा सब सेम है, खाली 3 आ गया है। समझ में आया कि अगर पावर n होगा तो नॉर्मली कुछ मत करो, खाली यहाँ पर n पुट कर दो और यही हमारा आंसर हो गया बस। तो 4 ऑप्शंस में आपको जो ऑप्शन है आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। यहाँ पे ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैंने सोल्व करा दिया, यहाँ पर जानबूझ के एक्स्ट्रा करा दिया, ये ओरिजिनल क्वेश्चन नहीं है, मतलब ये हमारा अपना क्वेश्चन है। इसके बाद जो सवाल आएगा वो ओरिजिनल रहेगा। देखिए लिखा है a दे रखा है 1 2 3 4, देन वैल्यू ऑफ a प्लस, और यहाँ a इनवर्स दे रखा है। अभी एक a का ट्रांसपोज भी आएगा, बट अभी a इनवर्स बताते हैं आपको। सिंपल फंडा ये है कि अगर आपको किसी का इनवर्स चाहिए, किसी भी मैट्रिक्स का आपको इनवर्स चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी होता है इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए एडजॉइंट मालूम करना होता है, ठीक है ना। बिना एडजॉइंट के आप इनवर्स नहीं पता कर सकते। और एडजॉइंट के लिए कंडीशन ये होता है कि अगर आप उसका डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, एक जो वैल्यू होता है वो 0 नहीं होना चाहिए, उसके बिना तो होगा भी नहीं। चलिए हम आप सारी चीजें हम आपको बताएंगे, यहाँ पर एक एक चीज क्लियर करते हैं कि क्या कुछ यहाँ हो रहा है और कैसे जा रहा है। समझिए इसको कि अगर मैं रिटर्न फॉर्म करूंगा तो बहुत लंबा टाइम चला जाएगा और वो वीडियो का लेंथ भी खिंच जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे एडजॉइंट, इस तरीके से ए सी बी डी, इस तरीके से लिखा हमने। किसी भी मैट्रिक्स का या डिटरमिनेंट जो आप सॉल्व कर रहे हैं उसका अगर आपको एडजॉइंट चाहिए तो एडजॉइंट का तरीका सुनिएगा क्या होगा। इसको आप इंटरचेंज कर दीजिए, तो क्या करेंगे इंटरचेंज कर देंगे, मतलब a की जगह d और d की जगह a, और इन दोनों पे नेगेटिव चार्ज लगा दीजिए।
तो एक माइनस यहाँ, एक माइनस यहाँ, यही मिल गया एडजॉइंट। एडजॉइंट बनने के बाद अगर यहाँ पे ए इनवर्स हमें पता करना है तो इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन तरीके से इसकी वैल्यू जो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में आप निकालेंगे और इसका एडजॉइंट। अब जब हम इसका निकालेंगे, इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, तो सिंपल तरीका देखिए, ऐसे कर दीजिए, 1 से 4 मल्टीप्लाई कीजिए 4, और एक बार ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए 3 से 2 -6, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो ये आ गया -2। अब आपको सारी चीज पता चल गई, इसको आप यहाँ पुट कर दीजिए, तो यहाँ पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये -2 आ जाएगा। ऐसा करने से क्या होगा, ये आ गया नीचे -1/2, और ये जो अपना है वो कितना है 4 -2 -3 -1। ये कहाँ से निकला है, तो हमने जो एडजॉइंट का फॉर्मूला बताया उससे निकला। अब सिंपली देखिए, ये वाला हर किसी से मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इससे भी होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ, हर किसी के साथ होगा, और अपना ये बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये तैयार हो गया, यानी कि हमने ये पता कर लिया, हमने ये पता कर लिया ये कि ये कितना निकला है, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। ए तो हमें पहले ही दे रहा था, तो नॉर्मल दो मैट्रिसेज को अब ऐड करना है। क्या करना है, दो मैट्रिसेज को ऐड करना है। तो ऐड करने का सिंपल फंडा है, यहाँ पर देखिए, ये 1 है, इसके साथ इसको ऐड कर दीजिए, यहाँ पे इसको इसके साथ मल्टीप्लीकेशन वो कंडीशन था रो और कॉलम का, ऐड और सब्ट्रैक्शन में नहीं, इसके साथ इसको और इसके साथ इसको, तो यहाँ पर ये आपको मिल गया आंसर, हो गया आपका। अब आपका जो ओरिजिनल सवाल था वो ये था, देखिए लिखा हुआ, जो ओरिजिनल क्वेश्चन था वो ये था कि a प्लस ए की पावर t, यानी ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज बहुत ही आसान होता है, देखिए मान के चलिए ये आपको लिखा हुआ है, इसका ट्रांसपोज निकालना है, जो रो है उसको कॉलम कर दो, जो कॉलम है उसका रो कर दो। जैसे कि मान के चलो ये लिखा है 1 और 2, इस रो को कॉलम बना दो 1 और 2, ये लिखा है 3 4, इसको ऐसे कर दो, इसको सिंपली ऐड कर दो, जैसे मैंने कहा, बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, लिखा हुआ इफ p प्लस क्यू और नीचे 2 5q इस तरह से दिया हुआ है, इज इक्वल टू है। तो ये आसान क्वेश्चन है यार, इसमें क्या करना है, अगर ये इक्वल है तो क्या करोगे, इसमें क्या करेंगे, अरे भाई ये इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है, तो q की वैल्यू कितनी आ गई 5, इस 5 को यहाँ 5 पुट कर दो, और ये बराबर है 6 का, तो आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पर कि इसकी वैल्यू कितनी होने वाली है, आप आंसर तक आ जाओगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। हाँ इतना ही है लगता है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि देखिए, इफ f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर एंड gx इज इक्वल टू 3, देन द वैल्यू ऑफ f ऑफ g ऑफ x, इसको बोलते हैं कि एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को डालना। अब जैसे होता क्या है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट को इसको मैं क्लियर कर देता हूँ कि क्या कॉन्सेप्ट हमारा कहता है। तो भाई कॉन्सेप्ट हमारा कहता है कि ये अपना एक फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर इनपुट में इसको पुट कीजिए, तो जो एक्स स्क्वायर लिखा है, इस x की वैल्यू आप कितना ले लो 3 ले लो, तो 3 स्क्वायर कर दो, आंसर 9 आ जाएगा, बस इतना ही जाएगा और क्या। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, लिखा हुआ इफ f(x) इज इक्वल टू x प्लस 3, ठीक ना, और x बिलोंग टू रियल नंबर, देन द वैल्यू ऑफ f इनवर्स x। देखिए किसी भी फंक्शन का इनवर्स कैसे निकाला जाता है, हाउ टू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ एनी फंक्शन। तो किसी फंक्शन के इनवर्स निकालने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, पहले तो उस फंक्शन को लिखना है, ठीक है। जैसे लिखा f(x) इक्वल टू x प्लस 3, इस f(x) या बाई लिख दो, अब उसके बाद चेंज कर दो, जहां बाई है वहां x कर दो, जहां x है वहां बाई कर दो, और यही हमारा काम हो जाएगा, और आप निकाल दोगे इनवर्स, ठीक। तो यहीं तक आज इसको हम ओवर करेंगे, हमारा जो सेगमेंट होगा, हमारी चीजें रहेगी यहीं तक जाएगी। हमने यहीं तक किया, आगे भी मुझे बहुत सारी चीजें करवानी है, समझ रहे हो, आगे मुझे भी बहुत सारी चीजें करवानी है, लेकिन वही है कि अभी इसको मैं सॉल्व करता रहूंगा, कुछ अपना सैंपल भी बनाऊंगा, तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसका सैंपल कहाँ से डाउनलोड करेंगे, तो टेलीग्राम के चैनल पे चले जाइए मेरे, और या तो हमारे व्हाट्सअप चैनल पे जाइए, हमारा ऐप डाउनलोड कर लो, उसी में सब मिल जाएगा, लिंक वाले सेगमेंट में व्हाट्सअप सब मिल जाएगा आपको, तो वहाँ पे डायरेक्ट हमसे भी ले सकते हो, वहाँ डाउनलोड कर लो, वहाँ देखो तो आंसर ही खाली मिलेगा, बट सवाल आप देख सकते हो। और अभी ये शुरुआत है केवल, अभी मैं अप्रैल वाले का बिल्कुल नया पूरा पढ़ाने का तरीका ही मैंने चेंज कर दिया है। जो चैप्टर्स MCQ वाले हैं तो मैं MCQ से रिलेट करके पढ़ा रहा हूँ, और नए नए मैं अभी मतलब इरादा तो ये है कि बुक पब्लिश करना है मुझे, मार्केट में अभी तक बुक आया नहीं है, बट ठीक है, अगर वो नहीं भी हो पाता तो अपने ऐप पे आपको, हमारे ऐप पे आपको मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा, ई बुक्स आपको मिल जाएगा, जहाँ बहुत ही कम रेंज में आप उसको परचेज कर पाएंगे। जनरली फिजिकल बुक जब हाथ में आता है तो उसकी छपाई, कॉस्टिंग और उसका कुरियर चार्ज मिला उला के वो महंगा पड़ जाता है, पर ई बुक्स सस्ते पड़ते हैं, तो उसका थोड़ा जो भी बजट होगा आपको मिल जाएगा। बट मतलब ये है ना कि एक चैप्टर में 100 क्वेश्चंस कम से कम दूंगा, एक सब चैप्टर में, तो अगर 10 चैप्टर है तो कम से कम 1000 क्वेश्चंस, और ये पूरा का पूरा हम लाइव सेशन भी कराएंगे, कोर्स में देंगे, सब कुछ देंगे। तो उम्मीद करेंगे
आप इन क्वेश्चंस को फिर से घर पे सॉल्व करेंगे, इस लायक बनेंगे कि हमें अच्छे से करना है। और जो अपना एग्जाम है, चाहे वो अक्टूबर 2023 वाला हो या अप्रैल 2024 का हो, अक्टूबर 2024 का हो, 25 का हो, 26 का हो, 27 का हो, 28 का हो, जब का हो भाई, हर एग्जाम में अच्छा नंबर लाएंगे। सो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।